यूएस गवर्नमेंट द्वारा की गई न्यूक्लियर एनर्जी की टेस्टिंग, जिस वजह से चारों तरफ ऐसी रेडिएशन फैल गई कि वो इंसानों को कुछ ऐसे क्रिएचर्स में कन्वर्ट करने लगी जो किसी को भी मार सकते हैं। इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अबेंडन जगह को दिखाते हुए। साथ ही साथ हमें ये भी बताया जा रहा था कि इस जगह पर पहले लोग रहा करते थे, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने अपनी वेपनरी बढ़ाने के लिए कुछ न्यूक्लियर टेस्टिंग यहाँ पर की। जब धीरे धीरे इस न्यूक्लियर एनर्जी के रेडिएशन का चारों तरफ फैलाव होने लगा तो इसका असर आसपास के रहने वाले लोगों के जेनेटिक्स पर दिखाई दे रहा था। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उस जगह पर अब जितने भी लोग थे उनकी जेनेटिक्स एकदम से बदल गई। आने वाली जनरेशन एकदम म्यूटेटेड पैदा होती थी, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी नॉर्मल इंसानों से अलग होते हैं। लेकिन ये कंडीशन इतनी ज्यादा खतरनाक और डरावनी हो जाएगी ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब हमें उसी एरिया पर मौजूद एक फ्यूल स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक वर्कर मौजूद था जो बहुत ही बूढ़ा होता है। अब जब वो वर्कर आराम से सोया हुआ था तो उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वर्कर जब बाहर निकल कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बट वो किसी को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब वो किससे बात कर रहा था ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन जब वो वर्कर वापस अपने घर में आता है तो वहाँ एक बैग रखा हुआ था। उस बैग को जब वो अंदर लेके आकर चेक करने लगा तो उसके अंदर कई सारी कीमती ज्वेलरीज मौजूद थी। उन ज्वेलरीज को देखकर वर्कर काफी खुश हो गया क्योंकि वो ऑब्वियसली काफी गरीब था और ये चीजें उसके लिए मायने रखती थी। बैग के अंदर उसे ज्वेलरी के साथ साथ एक बॉक्स भी मिलता है जिसमें इंसानों के ऑर्गन्स मौजूद थे। इससे वो समझ गया कि शायद ये किसी की चाल हो सकती है और फिर हमें उसके पीछे से कोई तो दिखाई दिया जो घर के अंदर घुस रहा था। यानी वो वर्कर अब बुरी तरीके से फंस चुका है जिससे वो इतने समय से डर रहा था। अब कुछ देर बाद हमें उसी अबैंडन वाले इलाके में एक फैमिली दिखाई जाती है। वो फैमिली कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ रही थी और इस रास्ते पर वो फ्यूल बनाने के लिए आए होते हैं। उस फैमिली के अंदर बॉब नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ ईथल के साथ आया था और उसकी 2 बेटियां और एक बेटा मौजूद था। एक बेटी का नाम तो लिन होता है जो अपने हस्बैंड माइक के साथ आई थी। वहीं दूसरी बेटी जिसका नाम लीसा था और सबसे छोटा बेटा बेन होता है। उनके साथ तो 2 कुत्ते भी मौजूद थे जो उनके परिवार का एक हिस्सा होते हैं। अब बॉब जब यहाँ पर अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल भरा रहा होता है तो वहाँ पर वही वर्कर आ गया था। बॉब तो यहाँ पर वर्कर से बात करने लगा कि हमें कैलिफोर्निया तक पहुँचना है। तब जाकर वो वर्कर बॉब को एक शॉर्टेस्ट रास्ता बताता है। उसने एक दूसरे रास्ते की तरफ इशारा किया जो कि उन्हें समय से पहले ही कैलिफोर्निया पहुँचा देगा। बॉब यहाँ पर अब उस वर्कर की एडवाइस ले लेता है और सारी फ्यूल भरा कर निकल पड़ता है उसी रास्ते पर। चारों तरफ एकदम सुनसान एरिया था, आसपास कोई दिखाई नहीं देता। अब जैसे ही वो सब अपनी कार लेकर आगे बढ़ते रहते हैं तभी रास्ते पर कुछ स्पाइक्स दिखाई दिए। ये नुकीले स्पाइक्स थे जिससे कि टायर लगने के कारण वो पूरी तरीके से बर्स्ट हो गए और बैलेंस बिगड़ने पर कार पत्थर से टकरा जाती है। इस तरीके से तो वो सब अब आगे नहीं बढ़ सकते। सभी धीरे धीरे गाड़ी और ट्रेलर से उतरने लगे। चौंकाने वाली बात थी कि वो 2 कुत्ते अब अचानक भागने लगे होते। शायद उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी और वो उसका पीछा करने लगे हैं। अब यहाँ बॉब का सबसे छोटा बेटा बेन उन दोनों कुत्तों से काफी लगाव रखता था तो वो उनके पीछे चला गया उन्हें वापस लाने के लिए। बॉब और लिन का हस्बैंड माइक नोटिस करते हैं कि यहाँ दूर दूर तक तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है और अब तो वो फ्यूल स्टेशन से भी काफी आगे आ चुके हैं। तो इसीलिए बॉब बोल रहा था कि हमें वापस फ्यूल स्टेशन जाना होगा मदद के लिए। इसके आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सब थोड़े से परेशान हो चुके थे क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत थी और आसपास कोई नहीं दिखाई देता तो उन्हें एक डर सा लग रहा था। हमें यहाँ बैन दिखाया गया जो अपने दोनों कुत्तों को लेके आ रहा होता है, पर हम थोड़ी ऊंचाई के ऊपर किसी इंसान को देख रहे थे जो कि उनके ऊपर नजर रखता है। यानी उन सभी के अलावा यहाँ कोई तो मौजूद है जो उन सभी पर स्पाई कर रहा है। अब बॉब ने यहाँ माइक के साथ मिलकर डिसाइड किया कि वो दोनों 2 डायरेक्शन में जाएंगे। इससे फ्यूल स्टेशन और मदद मिलने में काफी आसानी हो जाएगी। तो वो दोनों अपना रास्ता चूज कर लेते हैं और मदद के लिए निकल पड़ते हैं। पर उन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि थोड़े समय में उनकी फैमिली की लाइफ बदलने वाली है और शायद ये ट्रिप उनकी लाइफ का आखिरी ट्रिप हो सकता है। बॉब ने तो माइक को अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक गन भी प्रोवाइड की, पर माइक इन चीजों में बिलीव नहीं करता था। उसे इन चीजों की जरूरत नहीं और वो उसके बिना ही जाने लगा। बॉब ने तो ये गन अब अपने छोटे बेटे बेन को दे दी थी। बाकी लोग तो उस जगह पर बैठकर अब सभी का वेट करने लगे थे। अब यहाँ बॉब की दूसरी बेटी लीसा जब ट्रेलर का दरवाजा खोलती है तो अचानक उनका एक और कुत्ता बाहर भागने लगा था। ऐसा लग रहा होता है कि उन्होंने कुछ तो सेंस किया और वो लगातार उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं उसके पीछे भागकर। बेन इस तरीके से अपने कुत्तों को छोड़ नहीं सकता था तो वो एक बार फिर से उनके पीछे जाता है। लगातार ट्रेवल करते हुए अब अचानक वो एक पहाड़ी वाले इलाके पर पहुंचा, पर वो पूरा चौंक जाता है क्योंकि इस बार तो उसके कुत्ते को किसी ने मार दिया था। बेन को तो एकदम से डर
डर लगने लगा कि आखिर यहाँ पर कौन है। ये चीजें अब और भी ज्यादा वियर्ड होती जा रही थी। बेन तो जब डर के मारे वापस अपने फैमिली के पास आने की कोशिश करता है तो उसका पैर फिसलने की वजह से वो एक गुफा के अंदर गिर गया था। उसे काफी चोट लगती है और इस वजह से बेन बेहोश भी हो गया। थोड़ी ही देर के अंदर हमें वहाँ पर कोई तो दिखाया गया जो कि बेन को आकर टच कर रही थी। वो छोटी बच्ची होती है जिसका नाम रूबी था, पर उसका पूरा शरीर एकदम म्यूटेट हो चुका था। वो नॉर्मल इंसानों जैसी तो थी लेकिन देखने से लग नहीं रही थी। रूबी दरअसल यहाँ पर बेन को नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी, वो तो उसकी देखरेख कर रही थी कि कहीं उसका भाई जिसका नाम गॉब्लिन है वो उसे चोट पहुंचाकर मार न दे। हमें तो रूबी का भाई गॉब्लिन ऊपर की तरफ दिखाया गया जिसने कि बेन के डॉग को मारकर खाना भी स्टार्ट कर दिया था। वो पूरा एकदम ज़ॉम्बी लग रहा होता है जिसका चेहरा बिगड़ गया था। हो सकता है कि ये शुरुआत हो ऐसे लोगों से मुलाकात होने का जो जेनेटिकली म्यूटेट हो चुके हैं रेडिएशन के कारण, बट आगे तो और भी ज्यादा चीजें बिगड़ने वाली हैं। हमें अब माइक दिखाया गया जो ट्रेवल करते हुए एक ऐसी अबैंडन जगह पर आ चुका था जहाँ कई सारी बेकार कार्स मौजूद थी। माइक जब वहां पर जाकर देखता है तो उसमें से एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी, बट इस पूरे बिहड़ वाले इलाके में इतनी सारी कार्स का होना एकदम अजीब लग रहा था। माइक समझ गया कि यहाँ पर उसे कुछ हासिल नहीं होगा और तो और आसपास किसी के ना होने की वजह से वो मदद भी नहीं ला पाता। तो माइक अब वहां से वापस जाने लगा। दूसरी तरफ बॉब कुछ मदद लेने के लिए उस फ्यूल स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। बॉब यहाँ किसी भी तरीके से उस फ्यूल स्टेशन तक पहुंचकर उस वर्कर को ढूंढ रहा होता है जो उसकी मदद कर सके, लेकिन आवाज देने पर भी वो वर्कर बाहर नहीं आ रहा था। बॉब जब अंदर जाकर देखता है तो उसे बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी मिलती है। ये चीजें उन सारी रिसर्च के ऊपर थी जिनका इफेक्ट रेडिएशन के कारण यहाँ के लोगों पर हुआ है। जेनेटिक चेंज होना और म्यूटेशन के कारण लोग एक अजीब तरीके के क्रिएचर्स में बदल जाते थे। ये भी जानकारी यहाँ बॉब को वहीं पर मिल गई। थोड़ी देर में ही बॉब पूरी बातें समझ जाता है कि यहाँ पर एक्चुअल हो क्या रहा है। उसे अपने फैमिली वालों की बहुत फिक्र होने लगी, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगा। अब जैसे ही बॉब अपनी गाड़ी में बैठता तभी उसे एक छोटे से हाउस से आवाज आने लगी। वो जब गन लेकर उसके पास गया तो पता चला कि उस जगह पर वर्कर बैठा हुआ है और वो ड्रिंक करके एकदम कंट्रोल में ही नहीं है। बॉब तो उस वर्कर से पूछने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें क्या हुआ है और यहाँ पर कौन है जिससे तुम डर रहे हो। वो वर्कर तो कुछ बोलता ही नहीं और ड्रिंक करता ही जाता है। पर अचानक अब उस वर्कर ने अपनी गन उठाई और खुद को ही शूट कर लिया। ये चीजें बॉब के लिए बहुत ही ज्यादा नई थी, इसीलिए वो डर के मारे अपनी कार में भागता है। वो तुरंत ही वहाँ पर रखी गई कार को चालू कर रहा था, पर उसे नहीं अंदाजा कि पीछे कोई तो बैठा हुआ है जो उसका इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत ही बॉब पर हमला करके उसे डैमेज देना स्टार्ट कर दिया। बॉब का पूरा खून कार में फैल चुका होता है। अब हमें दूसरी तरफ लीसा को दिखाया गया जो अपने छोटे भाई बेन को ढूंढने के लिए निकली थी। वो चारों तरफ आवाज लगा रही होती है बेन को, पर वो सुन नहीं रहा था। कैसे सुनेगा, वो तो बेहोश होता है और उसके साइड में वही बच्ची रूबी मौजूद थी। बट अब रूबी ने जैसे ही लीसा की आवाज सुनी तो वो वहां से भाग जाती है। लीसा ने किसी भी तरीके से घायल बेन को ढूंढ लिया था और उसे वो वापस लेकर आ गई। बेन की मरहम पट्टी की जाती है, लेकिन बेन ने एक्चुअल बात अपने पेरेंट्स को बताई ही नहीं। वो ये तक शेयर नहीं करता कि उनका डॉग अब मर चुका है। बट अब बेन ने जो चीजें नोटिस की थी उससे वो काफी डरने लगा था। अचानक अब उनके ट्रेलर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। बेन तो बहुत ही ज्यादा डर गया और सभी को पीछे रहने के लिए कहा। इनफैक्ट उसने अपनी सुरक्षा के लिए अपने डैड द्वारा दिया गया गन कैरी किया होता है। बेन तो अब धीरे धीरे बाहर निकलता है और देखता है कि वो कौन है। अचानक अब उस जगह पर माइक प्रेजेंट हो जाता है। बेन पैनिक हो गया था, लेकिन उसे राहत मिलती है कि ये और कोई नहीं बल्कि माइक है। सभी ट्रेलर के अंदर चले जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। माइक को जब ये पता चला कि उनके फादर बॉब अभी तक पहुंचे नहीं है तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया था। इसीलिए अब माइक ने सभी को ये समझाया कि अगर थोड़ी देर और होगी तो हम बॉब को ढूंढने के लिए उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे जहां वो फ्यूल स्टेशन हुआ करता था। अब रात का समय हो चुका होता है तो सभी सोने चले गए थे। माइक और लिन तो गाड़ी के अंदर जाकर सो जाते हैं और बाकी लोग उसी ट्रेलर के अंदर। बट यहाँ बेन को कुछ समझ नहीं रहा था और उसे अंदर से कोई बात खाए जा रही थी। बेन तो अब बाहर की तरफ निकल आता है और उसने तो अपने पास एक गन भी रखा था। वो समझ गया था कि कभी भी हम पर हमला हो सकता है। आखिर यहाँ उनके अलावा कोई तो है जिसने कि बेन के डॉग को मारा था। बेन तो अब तुरंत ही जाकर लिन और माइक को उठाता है। वो दोनों तो आराम से सो ही रहे थे, बट अचानक अब पहाड़ी के ऊपर से किसी के जलने की आवाज आती है। ये कोई और नहीं बल्कि बेन के फादर बॉब ही थे, जिसे कि कुछ म्यूटेंट्स ने जला दिया था। बॉब चिल्ला रहे होते हैं लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। इतनी बुरी तरीके से जलने के बाद बॉब वहीं पर मर जाते हैं। बेन और माइक इन चीजों को देख नहीं सकते थे, इसीलिए वो बॉब की मदद करने के लिए पहाड़ी के ऊपर भागने लगे। ये पूरा सीन इतना खौफनाक होता है कि बेन एकदम से रोने लगा था। बट यहाँ ट्रेलर में पता चला कि ईथेल काफी चिल्लाने लगी है। ट्रेलर के अंदर दरअसल वही म्यूटेंट आ चुका था जिसका नाम गॉब्लिन होता है और ये रूबी का भाई था।
गॉब्लिन ने तो यहाँ लिन के बच्चे को पकड़ लिया होता है और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहा था। उस जगह पर तो ईथेल और उनकी दोनों बड़ी बेटियां मौजूद थी। लिन किसी भी हालत में नहीं चाहती कि ये उसके बेटे को मार दे, इसीलिए वो पूरा ट्राई कर रही थी उसका ध्यान भटकाने का। वो गॉब्लिन यानी कि म्यूटेंट बहुत ही पागल होता है। उसके पास एक गन भी मौजूद थी जिसकी मदद से सबसे पहले उसने लिन को मार दिया, और जब उनकी मदर ईथेल उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है तो उसने ईथेल को भी शूट कर दिया होता है। बेचारी मदर एंड डॉटर दोनों ही मारी गई। इतनी ज्यादा गोलियों की चलने की आवाज सुनने पर तो माइक अब सीधा भागता हुआ ट्रेलर के पास आता है। उन्हें इतना तो कंफर्म हो गया था कि बॉब जल चुका है और वो वापस नहीं आने वाला, इसीलिए बाकी फैमिली मेंबर्स की जिम्मेदारी उनके हवाले थी। तो वो उस ट्रेलर के पास पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही वो सब चौंक गए क्योंकि ईथेल और माइक की वाइफ लिन मर चुकी थी। उसका बेटा भी गायब था जिसे ऑब्वियसली उस म्यूटेंट ने लेकर भागा है। बेन भी इन चीजों से एकदम गुस्सा होने लगा क्योंकि उसके मॉम, डैड और बहनें मारी जा चुकी थी। उसके ऊपर तो एक भूत सवार हो चुका था बदला लेने का। तुरंत ही बेन ने एक गन उठा लिया अपनी प्रोटेक्शन के लिए और उस म्यूटेंट को मारने के लिए बाहर निकलने लगा। माइक तो कुछ नहीं समझ पा रहा होता क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चा दोनों ही नहीं रहे, लेकिन इसके आगे तो शायद उनकी भी जान खतरे में पड़ने वाली है। माइक तो तुरंत ही यहाँ बेन को रोक देता है और खुद जाने का डिसाइड करता है। बेन तो अभी छोटा था, वो इस कंडीशन में क्या करेगा उसे नहीं समझता, इसीलिए माइक ने ये डिसाइड किया कि वो उस जगह पर जाएगा और अपने बच्चे को सही सलामत लेकर आएगा। उस जगह पर अब उनका एक डॉग मौजूद होता है जिसके पास वॉकी टॉकी थी। ये वॉकी टॉकी उसी गॉब्लिन नाम के म्यूटेंट की होती है। दरअसल जब गॉब्लिन यहाँ से भाग रहा था तो उसी डॉग ने उसके ऊपर हमला कर दिया। गॉब्लिन तो भागने में कामयाब हो जाता है बट उसका वॉकी टॉकी डॉग ने छीन लिया था। माइक तो बेन को यहाँ अपनी बड़ी बहन लीसा के साथ रहने के लिए कहता है और वो खुद चला जाता है ऊपर की तरफ क्योंकि वो म्यूटेंट भी ऊपर ही भागा था। उसका डॉग तो उसे सूंघकर डायरेक्शन बता रहा था जिससे कि वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और उसे तो एक टनल दिखाई देता है जो दूसरी तरफ जाता था। माइक अब जल्द से जल्द अपने बेटे को बचाने के लिए वहां चला गया। अब हमें पता चलता है कि पहाड़ की दूसरी तरफ एक छोटा सा टाउन है, लेकिन ये टाउन पूरी तरीके से बंजर लग रहा था। शुरुआत में माइक को कई सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, बट एक्चुअल में पता चला कि यहाँ कुछ लोग रहते हैं लेकिन वो रेडिएशन के कारण डिफॉर्म हो चुके थे। उनकी जेनेटिक्स रेडिएशन की वजह से इतनी खराब हो चुकी होती हैं कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर भी नॉर्मल इंसानों से काफी अलग थे। अगर कोई नॉर्मल इंसान उन्हें देख ले तो डर ही जाएगा। माइक हर घर में जाकर अपने बेटे को देख रहा था कि कहीं ये लोग उसे मार तो नहीं देंगे। लकीली एक घर में उसे अपना बेटा मिल भी जाता है, बट उस जगह पर एक फैट लेडी वाली म्यूटेंट मौजूद थी जो उस बच्चे की देख रेख कर रही होती है। माइक अब इंतजार करता है उसका ध्यान हटने का। जैसे उसे ऐसा मौका मिला तो वो अपने बेटे को उठाकर वहाँ से जाने लगा, पर अफसोस उस मोटी सी म्यूटेंट ने उसे मारकर बेहोश कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब माइक अपनी आंखें खोलता है तो उसे एक बाथ टब में बंद करके रखा गया था। उस जगह पर तो इंसानों की कोई वैल्यू ही नहीं थी। माइक अब किसी भी तरीके से उस जगह से निकलता है और यहाँ अलग अलग घर में घूमते हुए अपने बेटे की तलाश करने लगा। माइक को इतना समझ में आ गया था कि ये लोग इंसानों को नहीं छोड़ते, इनके अंदर म्यूटेशन बहुत ही अजीब तरीके से हुई है। थोड़ी देर तक और सर्च करने के बाद वो जब एक आदमी के पास पहुंचा जिसकी पूरी बॉडी एकदम से डिफॉर्म हो चुकी थी। देखने से पता चल रहा था कि ये उन सारे म्यूटेंट्स का लीडर होता है। अब इस म्यूटेंट ने तो माइक को सच्चाई बताई कि हमारी हालत उस रेडिएशन की वजह से हुई थी जो कि यूएस गवर्नमेंट ने बिना हमसे पूछे टेस्टिंग कर दी। हम भी इस टाउन में बहुत ही खुशहाली तरीके से रहा करते थे, बट हम और हमारी आने वाली जनरेशन पूरी तरीके से अफेक्टेड हो गई। हमारी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि हम ठीक से रह भी नहीं सकते थे। तो इसीलिए उन म्यूटेंट्स ने डिसाइड किया कि जो भी इंसान यहाँ से गुजरेगा वो उसे मार देंगे। इनफैक्ट उस म्यूटेंट ने तो माइक के बेटे को भी मार देने के लिए कहा किसी और म्यूटेंट को। अचानक अब उस जगह पर एक और आदमी आ जाता है जो बहुत बुरी तरीके से माइक पर हमला करने लगा। माइक उससे बचते हुए उसके ही वेपन को उस पर वार करता है। थोड़ी देर में वो उसे मारने में कामयाब तो हो चुका था, बट अब उसे अपने बेबी को किसी भी हालत में बचाना है। माइक जिस भी घर में जा रहा था वहाँ कुछ बच्चे मौजूद थे, बट उन बच्चों की तो पूरी शक्ल ही बिगड़ चुकी होती है म्यूटेशन के कारण। इतनी खराब उनकी हालत हो चुकी थी कि वो ठीक से खा भी नहीं पाते थे। अब वो म्यूटेंट जिसे कि माइक के बेटे को मारने के लिए कहा गया था, जब वो उसके बेटे के पास जाता है तो पता चला कि उसकी जगह पर एक पिग मौजूद है, यानी वो बच्चा कहीं गायब हो चुका है। दरअसल रूबी नाम की उसी अच्छी म्यूटेंट ने माइक के बच्चे को बचा लिया था। रूबी बाकी म्यूटेंट्स जैसी बुरी नहीं थी, उसी ने ही बेन का ख्याल रखा था जब वो ऊंचाई से नीचे गिर गया होता है। अगर वो उसे अकेला छोड़ती तो ऑब्वियसली उसका भाई गॉब्लिन बेन को मार देता। रूबी तो माइक के बच्चे को सही सलामत वहाँ से दूर लेकर जाती है। अब यहाँ बेन जो अपनी सिस्टर लीसा के साथ मौजूद था ट्रेलर के पास, और उसने पहले से कुछ जाल बिछा कर रखे थे जिससे कि अगर कोई म्यूटेंट उनके ऊपर हमला करे तो वो बच जाए। नाम लिया और म्यूटेंट हाजिर हो जाता है। वो म्यूटेंट तो उनकी तरफ बढ़ रहा था हमला करने के लिए। बेन के पास गन होती है जिससे कि वो उसके ऊपर फायर करते जा रहा था। उस म्यूटेंट के आउट ऑफ कंट्रोल होने के
के कारण बेन अब उसे अपने जाल में फंसाना चाहता था। वो तुरंत ही भागते हुए अपने ट्रेलर के पास आता है और दूसरे रास्ते से अपनी बहन के पास चला जाता है। उस बेवकूफ म्यूटेंट ने जैसे ही ट्रेलर का दरवाजा ओपन किया तभी वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है। उस धमाके के अंदर बेचारे म्यूटेंट की जान चली गई। बेन तो अब अपनी बहन लीसा के साथ माइक का वेट करने लगा था। माइक जब उस टाउन वाले इलाके से बाहर निकलता है तो उसे रूबी दिखाई गई जिसके पास उसका बच्चा मौजूद था। माइक तुरंत ही उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि रूबी उसके बेटे को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि यहाँ तो रूबी उसके बेटे को बचा रही थी और उसे सौंपने आई थी। अचानक अब पीछे से उसका भाई गॉब्लिन आ जाता है जिसने तुरंत ही माइक के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। माइक गॉब्लिन से बहुत बुरी तरीके से लड़ता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। रूबी तो अब बड़ी बारीकी से माइक के बेटे को उसके हाथ में सौंप देती है। इससे ये क्लियर हो गया कि रूबी माइक की दुश्मन नहीं है, वो तो सिर्फ उसके बेटे को उसके हवाले कर रही थी। अब यहाँ माइक के पास उसका बेटा मौजूद था तो रूबी ने नोटिस किया कि उसका भाई गॉब्लिन वापस से पीछे से आ रहा है। उसके हाथ में तो गन भी मौजूद है जो कि शूट करने जा रहा था। इसीलिए अब रूबी माइक और उसके बेटे को बचाने के लिए सीधा भागकर चली जाती है और अपने भाई को पकड़कर नीचे कूद जाती है। दोनों इतनी ऊंचाई से पत्थरों पर गिरने की वजह से मारे गए थे। यानी इस मोमेंट पर रूबी ने अपनी जान कुर्बान करके माइक और उसके बेटे की जान बचाई। माइक अब चौंक गया और सोचने लगा कि म्यूटेंट के अंदर भी इंसानियत जिंदा है और ऑब्वियसली एक तरीके से देखा जाए तो इनके साथ गलत किया गया है। बिना बताए एक्सपेरिमेंट करना यूएस गवर्नमेंट द्वारा एकदम इलीगल काम है। माइक फिलहाल किसी भी तरीके से अपने बच्चे को लेकर चले जाता है बेन और लीसा के पास। बेन और लीसा उन दोनों को सही सलामत देखकर काफी खुश हो रहे थे। माइक बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और वो तो शायद उन म्यूटेंट्स द्वारा इन्फेक्ट भी हो चुका है। ये बातें अभी तक उसने रिवील नहीं की थी। माइक ने तो अब बेन और लीसा को यही समझाया कि अब हमें सरवाइव करना होगा, हमें उन्हें छोड़कर अपने आप की जान बचानी है और सरवाइव करते हुए यहाँ से बाहर निकलना है। वो सभी लोग थोड़ा सा हैप्पी लग रहे थे कि सारे म्यूटेंट्स मारे गए, पर हमें पता चलता है कि दूर पहाड़ियों पे से कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है। यानी अभी भी वो म्यूटेंट्स बाकी हैं जो शायद उन पर हमला करेंगे। पता नहीं माइक, बेन और लीसा उस छोटे से बच्चे को बचा भी पाएंगे कि नहीं। ये चीजें एकदम मिस्ट्री बनकर रह जाती हैं। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।